हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल। जहाँ से सुपर टेट में सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की बुक को। और यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन फंस जाते हैं, मिल जाते हैं किसमें, एग्जाम में। तो आज से हमने श्रृंखला स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमारा पहली सीढ़ी जो आती है वो है कक्षा 6। तो कक्षा 6 की जो भूगोल है, कक्षा 6 की जो भूगोल है, पृथ्वी और हमारा जीवन, इसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और जिसका पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। कक्षा 6 पढ़ेंगे पहले हम, जब ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम कक्षा 7 उठाएंगे। फिर जब ये कक्षा 7 कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कक्षा 8 उठाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। तो इसी से स्टार्ट करते हैं हमारा सौरमंडल। और जहाँ इम्पॉर्टेंट है वहाँ टिक भी लग गया है। तो हमारा सौरमंडल स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। तो पढ़ते हैं। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें क्या होता है, चंद्रमा और तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। ये सब कुछ नहीं याद करना है। जहाँ पर हमने टिक लगाया है, जहाँ पर अंडरलाइन है, वो ही हमें पढ़ना है और वो ही हमें याद करना है। लेकिन पूरा पढ़ाना मेरा दायित्व है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली जितनी भी सभी आकृतियां हैं उन्हें आकाश पिंड कहते हैं। तो पूछा जाता है कि आकाश पिंड किसे कहते हैं? तो पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियों को आकाश पिंड या उन्हीं को हम खगोलीय पिंड भी कहते हैं। समझ गए? और इनमें क्या क्या होता है? इनमें सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, तारे, ये सब हमें पृथ्वी से आकाश में दिखाई देते हैं और इन्हीं को हम आकाशीय पिंड कहते हैं या खगोलीय पिंड कहते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फिर देखते हैं, चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य प्रकाश आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? बिल्कुल नहीं। इसका जो रीजन है देखते हैं यहाँ से। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल होते हैं। सही है। यहाँ से पढ़िए, तारे गर्म गैसों के बने गोले होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है तारे क्या होते हैं? तो तारे जो होते हैं वो गर्म गैसों के बने गोले होते हैं और इनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि तारों में क्या होता है? स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। तीसरा क्वेश्चन बनता है, हमारे आकाश में कितने तारे हैं? अरबों तारे हैं, अनगिनत तारे हैं। और बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली, मतलब जो टेलीस्कोप होता है जिसे हम दूरदर्शी कहते हैं, कि नहीं देख सकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। हो गया। तो अब यहाँ से देखते हैं, आइए विचार करें। तो इसमें है, आकाश में अनेक तारे हैं जो हमें सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? तो देखते हैं रीजन क्या है। आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के दूसरे वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है।
सही बात है कि अगर हम पास से किसी पेड़ को देखेंगे तो वो इतना बड़ा दिखाई देगा, अगर वहीं से कोई दूर का पेड़ देखेंगे तो ये इतना छोटा दिखाई देगा, और दूर का देखेंगे तो इतना छोटा दिखाई देगा, और दूर का देखेंगे तो इतना सा दिखाई देगा। तो बस वही बात है कि हम ज़मीन पर हैं, पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर अगर हम आसमान में उड़ती चिड़िया देखेंगे तो इतनी बड़ी दिखाई देगी, और उससे ऊपर की देखेंगे तो इतनी सी दिखाई देगी। ऐसे ही तारे होते हैं, तारे बहुत ऊपर होते हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा दिखने पर भी विचार करें, तो सेम कंडीशन वहां भी फॉलो करती है। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। तो कौन है? ओरियन, अर्सा मेजर जिसे हम बिग बियर भी बोलते हैं, और कैनिस मेजर जिसे हम ग्रेट डॉग भी बोलते हैं, एवं स्मॉल बियर जिसे हम सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ से पूछ लिया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ओरियन क्या है। ऑप्शन में कुछ दे देगा, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, नक्षत्र मंडल है, एक तारा है, एक ग्रह है। तो क्या है? ओरियन है, एक नक्षत्र मंडल है। पूछ लेगा अर्सा मेजर क्या है, तो अर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल है। बिग बियर क्या है? ये भी एक नक्षत्र मंडल है। कैनिस मेजर क्या है? ये भी एक नक्षत्र मंडल है। ग्रेट डॉग क्या है? ये भी एक नक्षत्र मंडल है। और पूछ लिया जाएगा स्मॉल बियर जिसे हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं, ये क्या है? ये भी एक नक्षत्र मंडल है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्योंकि कन्फ्यूज़न में वो डाल देता है कि ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है या फिर किससे पूछा है, बहुत कन्फ्यूजन में डाल देता है, या सैटेलाइट बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। तो याद रखना है कि ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। और नक्षत्र मंडल की संख्या कुल कितनी है? 88 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में कुछ भी ऐसी चीज़, टेक्निकल चीज़ें नहीं थी जिससे हमें पता चले कि उत्तर दिशा कौन है, दक्षिण दिशा कौन है। तो हम लोग क्या करते थे? सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारा की दिशा जो होती है वो हमेशा उत्तर दिशा होती है। तो इसी के माध्यम से हम लोग उत्तर दिशा का निर्धारण करते थे। अब आता है सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या है? पढ़ते हैं सौर मंडल के बारे में। तो सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल के निर्माण में कौन कौन सहायक होते हैं? क्षुद्र ग्रह हो गए, और जितने भी 8 ग्रह हैं और इनके उपग्रह, जितना भी ये सभी चीज़ें आ जाता है वो सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सौर मंडल, इसे ही सौर परिवार कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया क्या है? सूर्य है। तो पूछा जाता है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। समझ गए? फिर आता है सूर्य। अब सूर्य के बारे में चलते हैं। तो यहाँ ये चीज़ तो आ गई ना समझ में कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ही सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। मतलब कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आता है अब सूर्य के बारे में। तो सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अभी ऊपर पढ़ा है, ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है, अभी पढ़ा है हमने। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होती है? इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन होती है प्लस हीलियम होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन होती है और दूसरा हीलियम होती है। ठीक है, तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन होती है और हीलियम होती है।
नेक्स्ट है, और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, तो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, तो 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से प्रकाश चलता है। तो बस वही बोल रहा है, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट और 19 सेकेंड में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, आता है ग्रह। अब ग्रह के बारे में देख लेते हैं। हमने सूर्य के बारे में देखा, तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस होती है, और ये सबसे बड़ा है, और हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। और ये पृथ्वी से कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये इसका जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश अपनी पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड या फिर कहीं कहीं 16 सेकेंड दे देता है। 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर 19 सेकेंड दे देता है। तो सूर्य से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं ग्रह के बाद, ग्रह के ऊपर। तो ग्रह क्या होता है, देखिए ग्रह उसे हम कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करता है। कुल मिलाकर हमें इतना याद रखना है कि जो ये हो गया सन, ये अपना सूर्य हो गया, इसकी जो परिक्रमा करेगा उसे ही हम ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये सूर्य हो गया, इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं चक्कर, ये हो गया ग्रह, जिसे हम प्लैनेट भी बोलते हैं, ग्रह हो गया। अब ये ग्रह की भी कोई परिक्रमा कर रहा होगा, तो ग्रह की जो परिक्रमा करेगा, जैसे ये ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, तो जो ग्रह की परिक्रमा करेगा उसे हम क्या कह देते हैं, उपग्रह कह देते हैं। ठीक है, उसे हम उपग्रह कह देते हैं। तो सूर्य की जो परिक्रमा करेगा उसे ग्रह कहते हैं, ग्रह की जो परिक्रमा करेगा उसे उपग्रह कहते हैं। समझ गए? तो बस यही कॉन्सेप्ट है। अब पढ़ते हैं तो अब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो तारा अपना सूर्य ही है ना, सूर्य एक तारा है, तो बस तारे के ही चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। समझ गए? तो सूर्य भी हमारा एक तारा है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे ग्रह कहेंगे। समझ गए? इसमें स्वयं का प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रह में स्वयं का प्रकाश होता है या नहीं होता, तो स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। समझ गए? ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो, तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटती हो। समझ गए? ठीक है, फिर आता है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इसको याद करने की हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आपको ये कैसे याद करना है। तो देखिए कैसे याद करना है। ये तो अपना सूर्य हो गया, ठीक है, ये अपना सूर्य हो गया। जिसको याद नहीं है उसके लिए है ये अपना सन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से याद करना है आपको सूर्य के बाद आपको केवल 2 याद करने हैं, बुध शुक्र। क्या? बुध शुक्र। आपको केवल 2 याद करने हैं, पहला बुध, दूसरा शुक्र। अब इसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे करके याद। अब यहाँ से शुरू कर दीजिए। पहले
सूर्य हो गया, फिर बुध शुक्र केवल आपको लिखना है पहले, इसके बाद जैसे अपने दिन होते हैं 7 दिन उसके हिसाब से चल देना है। तो बुध शुक्र हो गया। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है सोम और मंगल। तो सोम नाम का कोई ग्रह होता है? नहीं होता है। मंगल का होता है, तो बस अब मंगल लिख दीजिए। क्या हो गया? मंगल हो गया। मंगल के बाद बुध, तो बुध हम पहले लिख चुके हैं। बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति आता है, तो बस बृहस्पति लिख दीजिए। बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, तो शुक्र हमारा पहले हो चुका है। इसके बाद क्या आता है? शनि आता है, तो यहाँ पर शनि लिख दीजिए। शनि के बाद क्या आता है? रवि आता है, तो रवि नाम का कोई होता नहीं है, तो बस अब क्या बचा? अपने अरुण बचे, वरुण बचे। तो क्या बचा? अरुण हो गया और वरुण हो गया। ठीक है, यहाँ पृथ्वी हम भूल गए बीच में, लो बुध शुक्र कर दिया, इसके बाद अपनी बीच में पृथ्वी आ जाती, पृथ्वी को हम लिखना ही भूल गए। हाँ, तो अब हो गए आप अपने 8 हो गए ग्रह। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 ग्रह याद हो गए पूरे लाइन से। तो सूर्य के आगे बढ़ते हुए क्रम में पूछ लिया जाता है कि 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह है, दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो हम बताएंगे बुध है। अगर पूछ लेगा कि शुक्र के सबसे नज़दीक ग्रह, शुक्र के बाईं ओर कौन सा ग्रह है, तो बुध है। शुक्र के दाईं ओर निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर ग्रह कौन सा है दूर, तो वरुण हो जाएगा। तो बस यहाँ से ये ट्रिक हो गई। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये हमने देख लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये 8 याद हो गए, कैसे था उसका? ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सही बात है। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो अब इसको कैसे याद करना है? तो देखिए, आप मंदिर है, ये मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो इसको हम सीधे कह देते हैं परिक्रमण। जब हम किसी का परिक्रमा करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? ये तो लिख ही नहीं रहा है, हाँ, परिक्रमण। तो जब हम किसी की परिक्रमा करेंगे तो उसको हम परिक्रमण गति कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक जगह खड़े होकर बस यहीं पर गोल 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 घूमते रहो, बस अपनी ही एक ही जगह पर खड़े होकर बस ऐसे ही ऐसे 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 घूमते रहो, तो बस इसको कह देते हैं परिभ्रमण। मतलब अपने ही स्थान पर घूमते रहना परिभ्रमण हो जाता है। लेकिन किसी स्थान के चारों ओर घूमना, ये क्या हो जाता है? परिक्रमण गति हो जाती है। इंग्लिश भी याद कर लीजिए, सहूलियत रहती है, क्योंकि कभी कभी हिंदी में कोई और भी वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो परिक्रमण की क्या होती है? रिवॉल्यूशन। जब कोई खड़ा है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो रिवॉल्यूशन होता है। जब हम खड़े होकर अपने ही स्थान पर ऐसे 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 घूमते रहते हैं तो इसको कहते हैं रोटेशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन, रोटेशन हो गया याद। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में क्या पूछा जाता है? तो पृथ्वी के बारे में पूछा जाता है सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा है? तीसरा है। अभी हमने पढ़ा बुध शुक्र, याद कर लीजिए, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। सही है, इसलिए इसके आकार को भूआब कहते हैं, जिसे जियोइड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? तो कैसा है? जियोइड आकार की पृथ्वी है हमारी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर हैं, केवल पृथ्वी पर हैं। इसलिए इसे हरित ग्रह कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट। और पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट, अंतरिक्ष में
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, लेकिन अगर पृथ्वी का वायुमंडल देखेंगे तो काले रंग का दिखता है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं? सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर पर पड़ती है। और आकार में ये कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन बनता है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो कैसा है? भूआब है। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है? तो अपनी पृथ्वी है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? हरित ग्रह कहते हैं। 5वां क्वेश्चन, इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखती है, इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं। और अंतरिक्ष से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से रट लीजिए क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से देखने पर केवल अगर पृथ्वी बोल रहा है तो नीली दिखाई देती है, लेकिन अगर उसने बोल दिया पृथ्वी का वायुमंडल कैसा दिखता है तो काला दिखता है। केवल पृथ्वी देखने पर कैसी लगती है? तो नीले रंग की। लेकिन अगर उसका वायुमंडल देख रहे हैं हम तो किस रंग की दिखाई देती है? काले रंग की दिखती है। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है पृथ्वी। अब आता है उपग्रह। उपग्रह के बारे में, उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह को हम कहते हैं सैटेलाइट। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए, अभी अभी हमने बताया कि सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? ग्रह कर रहा है, यानी कि ग्रह कौन है? हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी की भी कोई परिक्रमा कर रहा है, और अपनी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले को क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। और अपने पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, कौन है वो? बता दीजिए। चंद्रमा। कौन है वो? चंद्रमा है। ठीक है, तो अब देखिए समझते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की मतलब ये ग्रह की परिक्रमा मतलब पृथ्वी की परिक्रमा तो करता ही है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा तो करता ही है, मतलब ग्रह की परिक्रमा तो करते ही है उपग्रह, लेकिन साथ साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते जाते हैं, साथ साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते जाते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं? तो केवल एक उपग्रह है। कौन सा है वो? ये है चंद्रमा। केवल एकमात्र है, और वो भी क्या है? प्राकृतिक है, कोई मानव ने नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक है। अब यहाँ से देखते हैं सौर मंडल के ग्रहों के नाम और उनका कलर कैसा है, और उनके उपग्रहों की संख्या कितनी है, और सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उन्हें। तो देख लेते हैं। पहला आता है बुध। पहला बुध। बुध किस कलर का है? भूरे कलर का है। और ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है? 88 दिन का टाइम लेता है। और इसके उपग्रह कितने हैं? देखिए, दो ग्रह हैं जो हमने पहले देखे थे, बुध और शुक्र। जो हमने पहले देखे थे ना, बुध और शुक्र, हमने पहले अपने मन से लिख लिए थे, फिर आई थी अपनी पृथ्वी, है ना। तो ये जो दोनों हमने लिए थे, इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। बुध और शुक्र हैं जो, इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। और जो पृथ्वी होती है उसका केवल एक उपग्रह है। कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा है। कौन सा है उपग्रह इसका? तो इसका उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, तो बुध शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा है। तो बस अब देखते हैं इधर से। तो बुध किस कलर का है? भूरे कलर का है। इसको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि बुध सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है। तो बुध जब एक परिक्रमा पूरा कर लेता है तो उसे 88 दिन लगते हैं। मतलब एक सूर्य की एक परिक्रमा करने में बुध को 88 दिन लग जाते हैं। और इसके उपग्रह कितने हैं? एक भी नहीं है। ऐसे ही आ जाता है शुक्र। शुक्र का कलर कैसा है? हल्का पीले रंग का है ये। और इसका दिन नहीं याद करना है, इसमें ये याद करना है कि इसके कितने उपग्रह हैं। तो इसके भी 0 हैं। मतलब बुध और शुक्र एक ही कैटेगरी के हैं, और दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध का भी नहीं है, शुक्र का भी नहीं है। समझ गए? तीसरा आता है पृथ्वी।
पृथ्वी किस कलर की है? नीले हरे रंग की है। इसका हमें सब कुछ याद करना है। इसकी सूर्य से दूरी कितनी है? अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से दूरी पृथ्वी की कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और ग्रह का व्यास पूछ लिया जाता है, तो ग्रह का व्यास कितना है? 12,000। 12,000 याद कर लीजिए, लगभग 12,000 है। पृथ्वी का जो व्यास है वो क्या है? 12,000 है लगभग में। और हम ये भी याद करना है कि अपने अक्ष पर, मतलब अपने ही केंद्र बिंदु पर, वो एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? तो 24 घंटे में। कितने में? 24 घंटे में। और सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? मतलब पृथ्वी सूर्य के पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? तो 365 दिन, 365.25 दिन। ठीक है। और इसका मात्र एक उपग्रह है। कौन है? एक चंद्रमा है। केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। समझ गए? फिर दूसरा आता है मंगल। मंगल कैसा कलर का है? लाल भूरे रंग का है। किस कलर का है? लाल और भूरे रंग का है। ठीक है। और इसको कितना टाइम लगता है अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में? अपने अक्ष पर बोल रहा है, अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाने में उसे लग जाता है 24 घंटे 37 मिनट। मतलब अपने ही अक्ष पर उसको 24 घंटे 37 मिनट लग जाते हैं। और जबकि इसके कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। तो मंगल के जो 2 उपग्रह हैं कौन कौन से हैं? पहला है फीबोस, दूसरा है डीमोस। फीमोस, डीमोस, या कहीं कहीं बोल देते हैं फोबोस, डोमोस, ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये किसके हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं। तीसरा आता है बृहस्पति। बृहस्पति का कलर कैसा है? गुलाबी रंग है। और इसका बृहस्पति का कलर कैसा है? गुलाबी रंग का है और सफ़ेद पट्टी भी है साथ में। और इसका हमें केवल उपग्रह याद करने हैं। कितने हैं इसके उपग्रह? 79 है। कितने उपग्रह हैं इसके? 79 है। अपने सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो ये हैं अपने बृहस्पति के। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ही सबसे बड़ा ग्रह है और इसी के सबसे ज़्यादा उपग्रह माने जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है? करंट की कंडीशन क्या है बताते हैं। पहले माना जाता था कि बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन आज की जो करंट की कंडीशन है उसमें शनि के कितने हो गए हैं? 82, मतलब 82 उपग्रह हो गए हैं। तो अब जो किसी किताब में गलत दिए रहता है तो आप उसको सही कर लीजिएगा कि बृहस्पति के जो 79 उपग्रह होते थे अब वो कम हो गए हैं, मतलब 79 ही हैं। लेकिन अब जो वो श्रेणी में रखा जाता था पहले कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके होते हैं? बृहस्पति कहते थे, तो अब बृहस्पति ना कहकर क्या कहेंगे? शनि। तो क्या हो जाता है करेक्ट? शनि करेक्ट हो जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है तो क्या हम आंसर लगाएंगे? शनि। कितने हैं? 82। और बृहस्पति के कितने हैं? 79। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट आता है फिर अरुण। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। ठीक है। और इसमें कितने ग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं? 27 हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना याद रखिए, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। आता है वरुण। वरुण कुछ नहीं याद करना, अब केवल हमें इतना याद करना था। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं। छोटा ही नहीं हो रहा ये तो, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो दिख रहा है। तो हमें केवल इतना याद रखना है कि बुध किस कलर का है? भूरे कलर का है। एक बार फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। बुध किस कलर का है? भूरे कलर का है। 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके उपग्रह कितने हैं? एक भी नहीं है। शुक्र के उपग्रह कितने हैं? एक भी नहीं है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं?
एक चंद्रमा है। मंगल का कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। कौन कौन से? फीबोस, डीमोस। और बृहस्पति के कितने हैं उपग्रह? 79 हैं। 79, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन आज की कंडीशन में शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 82 हैं। कितने हैं? 82 हैं। फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार की वलय पाई जाती हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर रिंग पाई जाती है या फिर वलय पाए जाते हैं। तो एक हो गया अपना शनि, दूसरा हो गया अरुण। इन दोनों के जो ये ऐसे ग्रह हैं, तो इनके चारों ओर ऐसे करके रिंग पाई जाती है। इनके चारों ओर ऐसे ऐसे करके रिंग पाई जाती है। समझ गए? तो किसके किसके पाई जाती है? शनि और अरुण के। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में क्या देखते हैं? हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ऊपर देख चुके हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास कितना था? 12,000 के लगभग था। तो इसका 1/4 कर देंगे तो लगभग कितना है? 3,000 के लगभग इसका है। ठीक है, तो क्या है? 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। पूछा जाता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड का नाम बताइए। हम आकाशीय पिंड में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा है। तो हमारे पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 है। कितनी है? 3,84,000। ठीक है, 3,84,000 है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं या मूनलाइट कहते हैं। मतलब मूनलाइट क्या होती है? जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो ये टकरा कर कहाँ आ जाता है? पृथ्वी में आ जाता है। और जब ये पृथ्वी पर आता है तो इसी को हम क्या कह देते हैं? मूनलाइट कह देते हैं। क्या कहते हैं? मूनलाइट कह देते हैं। इसी को हम चांदनी बोल देते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसे भी जाने, ये भी देख लेते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण एवं परिक्रमण दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में होती है और अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर ऐसे परिक्रमा करते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि हमने क्या पढ़ा था अभी, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। सूर्य के बाद क्या था? बुध पढ़ा था, फिर पढ़ा था शुक्र पढ़ा था, फिर पढ़ी थी अपनी पृथ्वी, फिर पढ़ा था मंगल, बुध हो चुका था, बृहस्पति, फिर शुक्र भी हो चुका था, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो इसमें क्या बोला है कि दूसरे नंबर का यहाँ से उठा लीजिए, दूसरे नंबर का इधर से उठा लो और दूसरे नंबर का उधर से उठा लो। ये दोनों जो हैं, ये इधर से इधर की ओर चलते हैं। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। चलते क्या हैं? मतलब घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। जबकि ये जो बाकी बचते हैं ये सब क्या करते हैं? ये सब ऐसे परिक्रमा करते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन चलते हैं? तो ये सभी चलते हैं, केवल किनको किनको छोड़कर? शुक्र और
अरुण को छोड़कर। शुक्र और अरुण जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ। क्षुद्र ग्रह होती है, एक पट्टी होती है जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मंगल जो है और ये बृहस्पति, इनके बीच में ये जो पट्टी है, ऐसी पट्टी नहीं कि बिल्कुल से जैसे हमने बना दी तो बस वैसी, ऐसे ऐसे छोटे 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 महीन महीन कण होते हैं, महीन महीन से कण होते हैं, छोटे छोटे से छोटे छोटे से छोटे छोटे, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच में होती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी, तो ये मंगल के और बृहस्पति के बीच में होती है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि दो ऐसे ग्रह हैं जिनमें वलय पाई जाती हैं। तो किस में पाई जाती हैं? ये जो लास्ट के ये हैं शनि और अरुण, इन दोनों में रिंग पाई जाती हैं। मतलब कैसी रिंग? जैसे ये हैं तो इनमें ऐसी 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 ये रिंग पाई जाती है, इनमें रिंग पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? ये शनि में पाई जाती है और अरुण में पाई जाती है। तो यहाँ से हमने जितने कॉन्सेप्ट थे सारे क्लियर कर लीजिए। अब पढ़ते हैं आगे। तो ये पढ़ लिया। अब आता है क्षुद्र ग्रह। तो अभी हमने क्षुद्र ग्रह बता ही दिया क्या होता है। चलिए अब इसमें पढ़ लेते हैं। अब इसमें पढ़ लेते हैं। चल क्यों नहीं रहा ये? पढ़ लेते हैं क्षुद्र ग्रह। तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो याद रखिएगा, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। समझ में आ गया? हाँ, अब चलते हैं उल्का पिंड के बारे में। तो अब उल्का पिंड बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। तो देखिए ऐसा होता है जैसे ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ पर ये पूरा फैला है अंतरिक्ष, ठीक है। अंतरिक्ष से कोई छोटा सा पिंड घूमते 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 एकदम की पृथ्वी में प्रवेश कर गया, ठीक है। पृथ्वी में प्रवेश कर गया। अब जब पृथ्वी में प्रवेश करेगा तो घर्षण बल लगेगा। जब वो वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वो तेजी से आएगा और यहाँ से वायु का प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? उसमें आग सी लग जाएगी, वो टिमटिमाने लगेगा, जलने लगेगा, जिसे हम लोग कहने लगते हैं टूटता हुआ तारा। कहने लगते हैं ना कि देखो तारा टूट रहा है, कोई भी विश मांग लो तो पूरी हो जाएगी। तो बस वही है कि तारा टूटता हुआ फिर से करना पड़ेगा, ये तो हट गया। तो देखिए ये थी अपनी पृथ्वी, ये था आसमान में क्या? अंतरिक्ष था, ये था अंतरिक्ष था। और यहाँ पर कोई पिंड मान लीजिए टूट कर आया, अपने पृथ्वी पर प्रवेश कर गया और जैसे ही प्रवेश किया तो घर्षण के कारण वो उसमें आग पकड़ ली। अब वो टिमटिमाता हुआ नीचे गिरने लगा। तो हमको लगा कि तारा टूट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कोई पिंड ऐसे घूमते घूमते अचानक से अगर छूटकर गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाकर पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है, जब तक वो वायुमंडल में रहता है, शब्द पकड़िएगा, जब तक वो वायुमंडल में रहता है और वायुमंडल में ही समाप्त हो जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उल्काश में कहते हैं। जब वो वायुमंडल में ही उसका विनाश हो जाए, मतलब वो वायुमंडल में ही आकर खत्म हो जाए, उसे हम उल्काश में कहते हैं। लेकिन जब वो आते आते वायुमंडल से होते हुए वो पृथ्वी में जमीन में गिर जाए आकर, तो उसको हम उल्का पिंड कह देते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। मतलब अब सीधी भाषा में बोले तो जब अंतरिक्ष से कोई पिंड पृथ्वी पर प्रवेश करता है और वह वायुमंडल में आकर समाप्त हो जाता है या उसका अंत वायुमंडल में हो जाता है, तो उस स्थिति में हम इसे उल्काश में कहेंगे। लेकिन यदि वह पिंड
पृथ्वी पर आकर गिरकर नष्ट होता है तो उसे हम उल्का पिंड कहेंगे। समझ गए? अब यहाँ से पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो मंगल एवं ये तो पढ़ चुके हैं हम, उल्का पिंड पढ़ना था। तो धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और उसे ही टूटता तारा कहते हैं। अतः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम उल्कास्म कहते हैं। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी से धरातल तक पहुंच जाता है, तब इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड कब कहते हैं और उल्कास्म कब कहते हैं? समझ में आ गया? समझा दिया? ठीक है, अब चलते हैं पुच्छल तारे की तरफ। तो देखिए, पुच्छल तारे को ही हम धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु, इसे ही कहते हैं धूमकेतु। समझ गए? तो देखिए, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। किसके पास? सूर्य के पास। और सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो याद रखना है कि जो इनकी पूंछ होती है वो कहाँ होती है? हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देती है। अब यहाँ से देखना है कि विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनाकर खड़ा कर दीजिए। एक सेकेंड, ये पढ़ लिए, ये क्या बोल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तारे, इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? ऐसा क्यों होता है संभव? तो इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ये काला काला पॉइंट है, इसको समझ लीजिए, ये कोई बच्चा बैठा हुआ है। ऐसे ही हमने ये मान लीजिए कोई बच्चा बैठा है, ठीक है, ये बच्चा बैठा है, इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल बना दीजिए। अब हर गोल गोल उसमें एक छोटा सा बच्चा बैठा दीजिए, सभी में बच्चा बैठा दीजिए। अब उससे कहो कि तुम्हें जो ये मार्ग दिया गया है अपना, इसी मार्ग में बस तुम्हें चक्कर लगाना है, इसके अलावा तुम्हें जाना नहीं है। तुम चाहे 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 1 साल, 2 साल, 75 साल, 78 साल, 150 साल, 200 करोड़ों साल, चाहे जितना आप चक्कर लगाते रहो, कभी आप दूसरे की कक्षा में पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि आपको खुद का मार्ग पता चल गया है। तो बस यही बात यहाँ पर लिखी है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। सौरमंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना, चौक के सहायता से निशान बना लें। अब 8 बच्चे क्रमशः ऐसे ऐसे करके बैठ जाएं। तो बस वही चीज़ें जो अभी हमने बताई, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है, कुइपर मेखला क्या है, पूछा जाता है कुइपर मेखला क्या है। तो अभी हमने पढ़ा, एक बार फिर से बता देते हैं, तो रिवीजन में जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतनी जल्दी याद होगा। ये क्या कहते हैं, सूर्य हो जाता है, ये अपना सूर्य हो गया, फिर आती है सूर्य हो गया, फिर आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है पृथ्वी, फिर आती है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। तो अब देखिए, ये जो 8 जो ये हैं ग्रह, इनके बाद ये जो 8 ग्रह हो गए, इनके बाद भी तो कुछ जगह खाली रह गई, यहाँ पर ये रह गई ना। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे से पिंड घूमते रहते हैं, छोटे छोटे से ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे से पिंड यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पिंड की ये पट्टी होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कुइपर मेखला कहते हैं। समझ गए? अब देखते हैं आगे, तो ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यह नेपच्यून का मतलब वरुण, अभी हमने पढ़ा था ना, इस तरफ वरुण था, है ना। तो वही कह रहा है कि नेपच्यून के पार
सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी होती है जिसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। इनमें कई बर्फ के बने होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। क्या था? तो कुइपर मेखला समझ में आ गया। ठीक है, तो कुइपर मेखला भी हमने बता दिया। अब हम यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट उसकी। तो पहले क्या था? प्लूटो नाम का भी एक ग्रह हुआ करता था। प्लूटो नाम का भी एक ग्रह हुआ करता था। तो पहले हमारे ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। पहले जो हमारे ग्रह थे वो कितने थे? टोटल 9 ग्रह थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो 9वां ग्रह था प्लूटो, ये दूसरे की कक्षा काट देता था। मतलब ये प्लूटो कहाँ रखा गया था? लास्ट में हमने देखा था ना, अरुण आता है, फिर वरुण आता है, इसके बाद आता था प्लूटो। तो ये प्लूटो क्या करता था? ये घूमते 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 वरुण की कक्षा काट दिया करता था। ठीक है, तो किसकी कक्षा काट दिया करता था? वरुण की कक्षा को काट दिया करता था। तो इसी वजह से इनकी लड़ाई हो जाती थी। हम समझा रहे हैं, समझाने के तौर पर बोल रहे हैं लड़ाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मार कुटाई करने लगे। तो ये जब दूसरे की कक्षा काट देगा तो ये भी डिस्टर्ब हो जाता था वरुण, तो डिस्टरबेंस उत्पन्न होने लगी। तो इसको क्या किया गया? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को 9वां ग्रह जो था, इसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे हम IAU कहते हैं, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ने यम को बौने श्रेणी की ग्रह में रख दिया और इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इसको किसने हटाया था? पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं ब्रह्मांड की तरफ। डेट भी याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। 24 अगस्त 2006 आती है ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? तो क्या है ब्रह्मांड? अब ब्रह्मांड के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। पूछा जाता है, तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग को देखा जाता है और यह करोड़ों तारों का समूह होता है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। क्वेश्चन मिल गया। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी के आकार का है। तो मिल्की वे का आकार कैसा है? पूछा जाता है मिल्की वे का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। ठीक है, इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब ये साइड में कुछ पॉइंट दिया है तो इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाश वर्ष के बारे में, यह दूरी मापने की इकाई है। क्या? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की ये एक इकाई है और प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। बस इतना ही यहाँ पर पढ़ना है, बाकी पढ़ना नहीं है। अब क्या कहता है ये? क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए जान लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति